17 जनवरी 2005 रात 2:13। नई दिल्ली की ठंडी रात में कुछ ऐसा शुरू हो चुका था जिसके बारे में देश वर्षों तक कुछ नहीं जानने वाला था। पूरी राजधानी उस रात किसी अदृश्य भय के नीचे दब चुकी थी, जैसे अंधेरा खुद शहर पर उतर आया हो। जब पूरा शहर सो चुका था, तब दक्षिण ब्लॉक के कुछ कमरे अब भी जाग रहे थे। धुंध इतनी गहरी थी कि पहरा देने वाले चेहरों की पहचान तक अंधेरे में खो चुकी थी। उसी धुंध के पीछे एक ऐसा गुप्त अभियान जन्म ले रहा था जो आने वाले वर्षों में इतिहास बदलने वाला था। लक्ष्य यही है, डेटा क्रॉस चेक करें, टीम तैयार है। सिग्नल भेजा गया। देश की खुफिया एजेंसियों के भीतर अचानक हलचल बढ़ चुकी थी, जैसे किसी बड़े खतरे की आहट सबको सुनाई देने लगी हो। ड्रोन फीड इनकमिंग। क्लासिफाइड डेटा सुरक्षित रखो। हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करो। सीमाओं के पार से आने वाली हर गुप्त सूचना बार बार एक ही नाम की तरफ इशारा कर रही थी। वह नाम अंडरवर्ल्ड की उस अंधेरी दुनिया का था जिसने वर्षों से पूरे सिस्टम को चुनौती दे रखी थी। उसका नेटवर्क दुबई से कराची, नेपाल से बांग्लादेश तक फैल चुका था। कुछ गुप्त रिपोर्टें यह संकेत दे रही थीं कि इस अंधेरे नेटवर्क को विदेशी मदद भी मिल रही थी। राजधानी में बैठे वरिष्ठ अधिकारी अब समझ चुके थे कि यह केवल अपराध नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का युद्ध बन चुका था। उस रात एक शांत कमरे में बैठा वो अधिकारी लगातार उन फाइलों को पढ़ रहा था जिनमें आने वाले तूफान की झलक छुपी थी। उसके चेहरे पर डर नहीं था, लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं कि आने वाला समय बेहद खतरनाक होने वाला है। मेज पर फैले नक्शों में कई शहर लाल निशानों से घिरे हुए थे, जैसे हर निशान किसी बड़े रहस्य की तरफ इशारा कर रहा हो। हर नई सूचना एक और कड़ी जोड़ रही थी और धीरे धीरे एक विशाल अंधेरा नेटवर्क सामने आने लगा था। पहली बार एजेंसियों को एहसास हुआ कि देश के भीतर किसी बड़े हमले की तैयारी चल रही है। उस रात फैसला हो चुका था। अब केवल बचाव नहीं, बल्कि छुपकर जवाब देने का समय आ गया था। अगले कुछ महीनों में देश के अलग अलग हिस्सों में रहस्यमयी गतिविधियां अचानक बढ़ने लगीं। कई लोग अचानक गायब होने लगे और बाद में पता चला कि उनका संबंध अंतर्राष्ट्रीय हवाला और तस्करी नेटवर्क से था। मुंबई की पुरानी गलियों में आधी रात के बाद कुछ ऐसी मुलाकातें शुरू हो चुकी थीं जिनके बारे में पुलिस रिकॉर्ड में कोई जानकारी मौजूद नहीं थी। ऊपर से यह लोग केवल बड़े कारोबारी दिखाई देते थे, लेकिन बंद कमरों के भीतर नकली पासपोर्ट, हथियारों के सौदे और करोड़ों की तस्करी की योजनाएं तैयार हो रही थीं। अब एजेंसियां केवल फोन कॉल रिकॉर्ड नहीं कर रही थीं, बल्कि हर आवाज के पीछे छुपे नेटवर्क को समझने की कोशिश शुरू हो चुकी थी। धीरे धीरे एजेंसियों ने अपने लोगों को उसी अंधेरे नेटवर्क के भीतर भेजना शुरू कर दिया, क्योंकि अब दुश्मन को बाहर से नहीं अंदर से समझना जरूरी हो चुका था। यह खेल बेहद खतरनाक था, क्योंकि एक छोटी सी गलती किसी भी एजेंट की पहचान खोल सकती थी और उसके बाद बचना लगभग नामुमकिन था। 2006 की गर्मियों तक हालात पहले से कहीं ज्यादा तनावपूर्ण हो चुके थे। हर नई सूचना एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही है। हैदराबाद और लाहौर से कंफर्मेशन आ गया है। सब कुछ चक्र 7 की ओर इशारा कर रहा है। सीमा के उस पार से लगातार गुप्त संदेश भेजे जा रहे थे और एजेंसियां उन्हें समझने की कोशिश में रात दिन लगी हुई थीं। कुछ संदेशों में समुद्री रास्तों का जिक्र बार बार सामने आ रहा था, जैसे किसी बड़े अभियान की तैयारी पानी के रास्ते की जा रही हो। अब अधिकारियों को डर सताने लगा था कि देश के खिलाफ ऐसा हमला तैयार हो रहा है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। इसी दौरान देश के कई संदिग्ध खातों में अचानक करोड़ों की रकम पहुंचने लगी और एजेंसियों को समझ आ गया कि किसी बड़े ऑपरेशन के लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। हवाला चैनलों के जरिए यह पैसा अलग अलग शहरों तक पहुंचाया जा रहा था और हर लेन देन किसी बड़े रहस्य को और गहरा कर रहा था।
दिल्ली से लेकर मुंबई, अहमदाबाद से हैदराबाद तक हर बड़ा शहर निगरानी के घेरे में आ चुका था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि दुश्मन सामने दिखाई ही नहीं दे रहा था। उसका चेहरा, उसकी पहचान, सब कुछ अंधेरे में छुपा हुआ था। वह हर बार नए चेहरे, नई पहचान और नए नाम के साथ सामने आता था, जिससे उसे पकड़ना लगभग असंभव बन चुका था। राजधानी के उस गुप्त दफ्तर में रात और दिन का फर्क खत्म हो चुका था। लगातार बैठकों में केवल एक सवाल गूंज रहा था, अगला हमला कब होगा। दीवारों पर लगे नक्शों में समुद्री रास्तों और बंदरगाहों को चिन्हित किया जा रहा था, क्योंकि अब खतरा केवल सीमा से नहीं, समुद्र से भी दिखाई देने लगा था। कुछ अधिकारियों को पूरा विश्वास था कि अगला खतरा पश्चिमी समुद्री सीमा से आने वाला है और समय बहुत कम बचा है। इसी दौरान देश का राजनीतिक माहौल भी तनाव से भर चुका था। मीडिया में सवाल बढ़ रहे थे, लेकिन असली कहानी अब भी पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। टीवी स्क्रीन पर अलग अलग खबरें दिखाई जा रही थीं, लेकिन असली सच केवल कुछ गिने चुने लोगों तक ही सीमित था। कई एजेंट महीनों तक दूसरे देशों में नकली पहचान के साथ रह रहे थे, क्योंकि इस युद्ध में असली चेहरा छुपाना ही सबसे बड़ा हथियार बन चुका था। कुछ एजेंटों ने नकली व्यापार शुरू किए, जबकि कुछ ने सीधे स्थानीय गिरोहों के बीच अपनी जगह बना ली, ताकि दुश्मन के और करीब पहुंचा जा सके। धीरे धीरे एजेंसियां उस अंधेरे नेटवर्क की नसों तक पहुंचने लगी थीं, और पहली बार दुश्मन का असली ढांचा सामने आने लगा था। फिर आई 26 नवंबर 2008 की वह रात, जब सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला था। कुछ ही मिनटों में मुंबई की चमकती सड़कें गोलियों, धमाकों और चीखों की आवाज से कांप उठीं। होटल, रेलवे स्टेशन और शहर के कई सार्वजनिक स्थानों पर अफरा तफरी फैल चुकी थी। पूरा शहर डर और अराजकता में डूब गया था। रुको मत भागो। टीवी चैनलों पर जलती हुई इमारतों की तस्वीरें लगातार दिखाई जा रही थीं और पूरा देश भय और गुस्से में डूब चुका था। कुछ घंटों के भीतर पूरे देश में डर और गुस्से का माहौल फैल चुका था। हर व्यक्ति केवल एक ही सवाल पूछ रहा था, यह सब कैसे हुआ? लेकिन दिल्ली के उन बंद कमरों में बैठे अधिकारी समझ चुके थे कि यह केवल एक हमला नहीं, बल्कि वर्षों से तैयार की जा रही एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। उन संकेतों को एजेंसियां पहले भी देख चुकी थीं, लेकिन अब साफ हो चुका था कि दुश्मन वर्षों से अपनी योजना तैयार कर रहा था। हमले के बाद खुफिया एजेंसियों के भीतर भारी दबाव पैदा हो चुका था। हर अधिकारी पर जवाब ढूंढने की जिम्मेदारी बढ़ती जा रही थी। हाँ, हम ट्रैक कर रहे हैं। कोई और अपडेट? अब हर तरफ एक ही सवाल उठ रहा था, इतनी चेतावनियों के बावजूद यह हमला आखिर हुआ कैसे? इन 4 अफवाह के बावजूद हमला हुआ कैसे? जवाब चाहिए, जनता मांग रही है।